Hello students, now we shall discuss about the self-induction. Means EMF induced or the back EMF will be induced into the coil itself. That's why the word self is used. So self-induction is the property of a coil. Is the property of a coil by virtue of which the coil opposes any change का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज करंट की स्ट्रेंथ में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसको अपोज करेगा. ये सेल करंट को अपोज करेगा. कौन? इंड्यूस्ड करंट. ठीक है. तो कॉइल इनटू इटसेल्फ, खुद के अंदर ही, तो उसको सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे. और किसी नेबरिंग कॉइल के अंदर अगर इंडक्शन का इफेक्ट तो म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे इसके बाद. सो इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द कॉइल अपोजेस एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ of the current due to the change of magnetic flux. This is the property of a coil by virtue of which it opposes any change in the strength of the current due to the change of magnetic flux associated with it. एक्चुअली सेल्फ इंडक्शन को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, जैसे मैकेनिक्स में वर्ड यूज करते थे इनर्शिया, उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इनर्शिया मीन्स अपोजिशन है किसका? आपके इलेक्ट्रिकल करंट का. इसको इट इज आल्सो known as electrical inertia. Means inertia of electricity. That is inertia of electricity. समझिए कैसे? मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई कॉइल है, सपोज सी नाम दे दिया इसको, और इसको हमने किसी करंट सोर्स से सपोज सेल से कनेक्ट कर दिया और इसको उसकी ले ली, और एक यहाँ हमने ले लिया एक रियोस्टेट. और यदि ये रियोस्टेट का अगर मूवेबल एंड है, इसको अगर स्लाइड करके हम इस करंट की स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं. जो इसके अंदर करंट चल रहा है, जो एक्चुअली है कौन सा करंट? दैट इज द सेल करंट. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि I होता है E डिवाइडेड बाय R. तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करके, रेजिस्टेंस को चेंज करके करंट की स्ट्रेंथ को भी क्या किया जाता है? चेंज किया जा सकता है. ठीक है. तो हमारे पास हम ये लेते हैं कि अगर करंट की स्ट्रेंथ इसके अंदर बढ़ेगी तो हमने पढ़ा हुआ सेल करंट इज एन इंड्यूस्ड करंट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, और सेल करंट डिक्रीजिंग एंड इंड्यूस्ड करंट विल बी इन द सेम डायरेक्शन. तो अगर ये कॉइल है और इन टर्मिनल्स के अक्रॉस जो सपोज सेल करंट चल रहा है, और वो सेल करंट इधर की तरफ इंक्रीजिंग है. इधर कैसा है? इंक्रीजिंग है. अगर हम कहें कि सेल करंट इंक्रीजिंग है, तो जो ईएमएफ इसके अंदर इस तरह से इंड्यूस होगी कि वो करंट क्या करेगा? अपोज कर पाएगा. जो बैक ईएमएफ उसको क्या करेगी? अपोज करेगी. और अगर सेल करंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग है, अगर आई आपके पास यहाँ किस तरह का है? डिक्रीजिंग है. तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा ईएमएफ के कारण से वो इस तरह से होगा कि वो सेल करंट को क्या करेगा?
बढ़वाने की कोशिश करेगी सेम डायरेक्शन के अंदर। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी एक एग्जांपल लेते हैं सेल्फ इंडक्शन को समझने के लिए। हमने दो बल्ब लिए और एक बल्ब को किसी रेजिस्टेंस के थ्रू, सपोज ये बल्ब हमने ले लिया, नाम इसको V1, और दूसरे बल्ब को इसी के पैरेलल में किसी कॉइल के थ्रू, ठीक है, सपोज कॉइल इंडक्टेंस सपोज L है और C कह सकते हैं इसको, दूसरा बल्ब नाम दे दिया हमने V2। और हमने किसी करंट सोर्स से कनेक्ट कर दिया इसको, सपोज ये एक बैटरी ले लेंगे और ये सपोज की क्योंकि दोनों बल्ब आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल में वोल्टेज है वो इक्वली अप्लाई होगी सेम टाइम पे। तो हमने जब की को क्लोज करते हैं तो की को क्लोज करने के बाद ऑब्जर्वेशन जो हम देखते हैं कि which of the bulb glows first, पहले कौन सा बल्ब की ब्राइटनेस आती है मैक्सिमम, कौन पहले जलता है या दोनों साइमल्टेनियसली जलते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो बल्ब V1 है वो फर्स्ट ग्लो करता है, ग्लोज ब्रिलियंटली, फर्स्टली, और उसके बाद बल्ब B2 की जो ब्राइटनेस है वो धीरे धीरे करके बढ़ती है और फिर ग्लो करता है B2। क्योंकि आपके पास पता है कि जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर कोई भी बैक ईएमएफ नहीं है, क्योंकि हमने जो बल्ब V1 है उसको किसी रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर रखा है और रेजिस्टेंस में क्या होता है, कोई बैक ईएमएफ नहीं होती है, नो ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड कितनी है, 0, कोई बैक ईएमएफ नहीं, दैट इज नो बैक ईएमएफ, कोई बैक ईएमएफ नहीं। लेकिन अगर बात करें हम बल्ब B2 की, तो क्योंकि ये कॉइल के थ्रू कनेक्टेड है और कॉइल के अंदर क्या होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, जो इसके अंदर करंट की स्ट्रेंथ होगी उस करंट की स्ट्रेंथ को अपोज करेगा, कोई करंट धीरे धीरे करके बढ़ेगा तो उसको अपोज करेगा कौन सा करंट, इंड्यूस्ड करंट, इसके अंदर जो करंट आएगा वो इंड्यूस्ड करंट इस सेल करंट की क्या करेगा, अपोज करेगा, सेल करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसका मतलब जो ग्लो है वो मैक्सिमम होने में क्या करेगा, कुछ टाइम लेगा, ठीक है। तो इसलिए पहले बल्ब B1 ग्लो करेगा एंड देन B2, B1 ग्लोज फर्स्टली एंड देन B2, क्योंकि B2 के अंदर क्या है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, ठीक है, बैक ईएमएफ जो उसको क्या कर रही है, अपोजिशन कर रही है करंट की स्ट्रेंथ को। इसी तरह से अगर मान लो की को रिलीज करेंगे तो पहले बल्ब B1 ऑफ होगा और उसके बाद B2, क्योंकि उसके अंदर करंट की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो वो डिलेड डिक्रीज होगी और करंट की स्ट्रेंथ में चेंज लाने के लिए करंट डिक्रीजिंग होगा, तो करंट डिक्रीजिंग होगा तो सेल्फ करंट क्या आ जाएगा, सेल्फ करंट डिक्रीजिंग तो इंड्यूस्ड करंट विल बी द सेम डायरेक्शन, तो उसको बढ़वाएगा। तो जो बल्ब है वो ग्लो बढ़ा करके एकदम से बल्ब की ग्लो ब्राइटनेस बढ़ेगी और फिर वो जा करके ऑफ होगा। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे कहते हैं ना कि हम कि भाई कि तूफान आने पे पहले दिया एकदम भभकता है, तो इसी तरह से ये बुझने से पहले क्या करेगा, एक बार मैक्सिमम ब्राइटनेस देगा कौन, बल्ब B2 जो की को रिलीज करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कॉइल के अंदर करंट की स्ट्रेंथ चेंज होगी तो करंट की स्ट्रेंथ चेंज होने से उसके साथ जो फ्लक्स लिंक कर रही है उस फ्लक्स का अमाउंट क्या होता है, चेंज होता है। तो उसके साथ जो फ्लक्स लिंक कर रही होती है उस फ्लक्स का अमाउंट चेंज होता है, वो फ्लक्स का अमाउंट किस पे डिपेंड करता है, करंट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो अब हम बात करना चाहते हैं कि किस तरह का इंडक्शन का इसका कोएफिशिएंट होगा, वो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, इसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, एल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम कोई कॉइल लेते हैं, सपोज हमने ये कॉइल ली थी और इसमें करंट की स्ट्रेंथ को हमने रियोस्टेट को स्लाइड करके
चेंज किया था, ये हमने रियोस्टेट ले लिया था। तो जो करंट की स्ट्रेंथ चेंज होगी, तो अभी हम बात कर रहे थे कि फ्लक्स जो इसके साथ लिंक कर रही है, वो फ्लक्स का अमाउंट भी क्या होगा, चेंज होता है। फ्लक्स का अमाउंट भी क्या होता है, चेंज होता है। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट एज फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, अगर हम यहाँ ये कहें कि टोटल एक कॉइल के कारण से जितनी फ्लक्स है, तो n टर्न्स अगर होंगे तो उसके n टाइम्स होगी, तो हम टोटल फ्लक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो फाई प्रोपोर्शनल टू किसके हुआ, आई जब आपके पास क्या है, करंट इनटू द कॉइल, ठीक है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, ठीक है। जबकि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फाई जो है वो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है ड्यू टू द ऑल टर्न्स, ठीक है। तो यहाँ हमने इंट्रोड्यूस किया है कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वेयर एल इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एल इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्ट, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसको कॉइल का इंडक्टेंस कहते हैं, और सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। जैसे हमारे पास रजिस्टर में वर्ड यूज करते थे रेजिस्टेंस, इस तरह से यहाँ पे इंडक्टर में हम क्या कहेंगे, इंडक्टेंस, इंडक्टर की इंडक्टेंस, इंडक्टेंस प्रॉपर्टी जैसे रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती थी, उसी तरह से इंडक्टेंस प्रॉपर्टी के लिए इंडक्टर आपके पास डिवाइस हो जाएगी, कॉइल बोलते हैं जिसको। तो यहाँ ये हमारे पास ध्यान रखना, फाई जो है वो टोटल फ्लक्स है, जो कि फाई क्या है, फाई इज द फ्लक्स लिंक्ड विद टोटल टर्न्स, टोटल में जो n थे टर्न्स। कई बुक्स के अंदर देखा होगा कि n इंटू 5 भी लिखा होगा, जबकि 5 भी आपके पास सिंगल टर्न के कारण से, तो n टर्न से मल्टीप्लाई कर रखा, तो हमने यहाँ पे पहले ही मान लिया कि टोटल है 5। तो इस l की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमने रिलेशन लिखा फाई इज इक्वल टू l इंटू आई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यदि इसी इक्वेशन में अगर हम ये लिखें, इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, अगर नेट करंट अगर पास करें, देन L इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द 5, L इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द 5। कहने का मतलब है कि सेल्फ इंडक्टेंस, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द, is numerically equal to the magnetic flux, to the magnetic flux। कब? when current passing through the coil is unity, means self inductance की वैल्यू न्यूमेरिकली स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स जितनी है उसके बराबर होगी व्हेन यूनिट करंट इज पास थ्रू इट। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल व्हेन यूनिट करंट is passing through it, when unit current is passing through it, ठीक है। अगर हम यूनिट के बिहाफ पे लिखना चाहें तो L की यूनिट होगी 5 डिवाइडेड बाई 5 होता है वेबर में, तो वेबर पर एम्पियर वो बाद में डिस्कस करेंगे इसके, क्योंकि फ्लक्स करंट की स्ट्रेंथ चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो एमएफ इंड्यूस होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या कहता था कि जब भी फ्लक्स की चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, मींस E इज इक्वल टू होता था माइनस d फाई बी और बाय
dt या डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू यूज कर देती, फाई की वैल्यू कितनी यूज कर ले, एल इंटू आई। फाई की वैल्यू जब यूज करेंगे यहाँ एल इंटू आई, तो आपके पास ये आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू लिखी हमने एल इंटू आई, क्योंकि एल तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आई चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो एल बाहर आ गया भाई, माइनस एल और डी आई बाई डी टी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर बन गया सेकंड। ठीक है, यहाँ से अगर एल लिखना चाहे तो एल की वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस ई और डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, माइनस साइन वो आपका लेंस लॉ का, आपको पता है कि बैक ईएमएफ की पोलैरिटी या डायरेक्शन को इंड्यूस करने की इंडिकेट करने के लिए। तो अगर हम यहाँ से भी अगर डिफाइन करना चाहें तो डी आई बाई डी टी अगर मान लेते किसी कॉइल के अंदर करंट की रेट ऑफ चेंज 1 एम्पियर पर सेकेंड की हो, तो देन एल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ई। तो आप ये कह सकते हो कि डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1, दैट इज कितना होगा 1 एम्पियर पर सेकेंड। करंट इज चेंजिंग एट a rate of 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो न्यूमेरिकली किसके बराबर होगी, सेल्फ इंडक्टेंस, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ coil is numerically equal to the induced EMF। क्योंकि अगर डी आई बाई डी टी अगर 1 लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ था कि भाई L जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ई के बराबर। ठीक है, माइनस तो आपका लेंस लगा था, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सेल्फ इंडक्टेंस, और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेनेवर the current through the coil is changing at a rate of 1 एम्पियर पर सेकेंड। इस रेट से 1 सेकेंड के अंदर 1 एम्पियर करंट बढ़ रहा हो या घट रहा हो, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं यूनिट और डायमेंशंस के। नोट कर, तो हमने ये देखा था कि भाई जो फ्लक्स है वो फाई इज इक्वल टू एक्सप्रेशन आता है एल आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसको यूज किया था तो ये आया था E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये आपको सेकेंड इक्वेशन आया था। और थर्ड आया था आपके पास L इज इक्वल टू माइनस ई और डी आई बाई डी टी, ये दिया। ठीक है, तो बेसिकली हम अब बात करना चाहते हैं यूनिट इंडक्टेंस की क्या होगी। तो इस एक्सप्रेशन से अगर ये लिखें तो L इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई आई आता है हमारे पास। ठीक है, तो L हमारे पास यहाँ इस टर्म में लिख दें, इससे यूनिट निकालें और एक इससे निकालें, तो यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L। ठीक है, तो आपने कहा कि एज हमने लिखा था फाई इज इक्वल टू एल आई, तो यहां से L इज इक्वल टू हमारे पास हो गया फाई डिवाइडेड बाय आई। तो फाई की यूनिट तो होती है वेबर और करंट की होती है एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर भी इसकी यूनिट लिखी जा सकती है, सेल्फ इंडक्टेंस की वेबर पर एम्पियर। और इसको एसआई सिस्टम में जो L की जो यूनिट है, एसआई यूनिट है, दैट इज नोन एज हेनरी, क्योंकि साइंटिस्ट के नेम पे यूनिट है, एसआई यूनिट है, तो एच सिंबल से लिखा जाएगा बड़ा, नाम से लिखेंगे तो एच छोटा लिखा जाएगा, पूरा नाम लिखेंगे। ठीक है, तो वेबर पर एम्पियर। तो इस यूनिट को 1 हेनरी कहना। 1 एच कब होगी, जब आपके फ्लक्स लिंक्ड विद
the coil is 1 ampere whenever the current maintained is 1 ampere. ठीक है, that is इस तरह से कह सकते हैं self inductance of a coil is said to be 1 Henry if a flux of 1 ampere is linked with it whenever current passing through it is 1 ampere. That is self inductance of a coil is 1 Henry. 1 Henry. If the magnetic flux of 1 Weber is linked with it when a unit current passes through it. When a current of 1 ampere, when a current of 1 ampere passes through it. दूसरा तरीका ये है कि इस फार्मूले से निकालें, डिफाइन कर दें हिंदी को, तो वो देखिए कि कैसे है। हमने कहा कि एक्सप्रेशन आया था L इज इक्वल टू माइनस ई ओवर डी आई बाई डी टी। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस आपके पास 1 हेनरी होगा 1H, ठीक है। जब ये टर्म EMF इंड्यूस तो किसमें होगी, वोल्ट में, ये 1 वोल्ट हो, और ये टर्म कितनी हो जाए 1 एम्पियर पर सेकेंड। सो दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, इस L की बात करें, इज सेड टू बी 1 हेनरी। सेड टू बी 1 हेनरी, or you can say 1H, if there induces an EMF of 1 volt, EMF of 1 volt by the change of the current at a rate of 1 ampere per second. By the change of current at a rate of 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो सेल्फ इंडक्टेंस कितनी होगी 1 हेनरी कहलाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 हेनरी तब होगा ये सेकेंड ऊपर चला जाए, दिस इंप्लाइज दैट 1 हेनरी का मतलब ये हुआ कि ये वोल्ट के साथ सेकेंड चला जाएगा ऊपर, वोल्ट सेकेंड और पर एम्पियर, ठीक। तो अब हम बात करते हैं इसकी स्मॉलर यूनिट की। तो स्मॉलर यूनिट्स जैसे लिखी जाएंगी मिली हेनरी, मिली हेनरी स्टैंड्स फॉर 10⁻³ हेनरी, नैनो हेनरी फॉर 10⁻⁻9 हेनरी, माइक्रो हेनरी कहते हैं दैट स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻6 हेनरी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डायमेंशंस की, डायमेंशंस क्या हो, इसी से निकालते हैं कि L लिखा था हमने, तो यहाँ हमने 1H जो आया था वोल्ट सेकेंड और पर एम्पियर को बता रहा है। तो वोल्ट तो एक तरह से क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये टर्म इधर जाएगी, तो एज आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू था, तो L इज इक्वल टू माइनस ई और इंटू डी टी और डिवाइडेड बाय डी आई में लिख देता हूँ इसको। सो यू कैन राइट इट एज दिस इम्प्लाइज दैट कि यहाँ पे ई की जो टर्म है तो वो तो होगी वोल्ट में, ठीक है। वोल्ट एक तरह का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या होगा टाइम होगा सेकंड के अंदर, और डी आई होगा किसके अंदर, करंट एम्पियर। तो इनकी यूनिट से हम इनके डायमेंशंस लिखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे लिखते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और सेकंड के लिए ये टर्म लिखी जाएगी टाइम की, टी लिख देता हूँ, और करंट की क्या होगी डायमेंशंस 80, वो लिखेंगे अभी, पहले ये लिख लेते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसको लिख दिया टाइम, और इसको लिख दिया करंट आई, ठीक है। तो हम लिखते हैं इनकी डायमेंशंस,
So this implies that वर्क की डायमेंशंस होती है m1 l2 t minus 2, ठीक है, टाइम t हो गया, चार्ज q की डायमेंशंस होती है at, और या फिर करंट की फिर डायमेंशंस क्या होगी a, ठीक। तो हमारे पास ये आया t से t कैंसिल हो गया यहाँ, तो ये आया m1 l2 t minus 2, और ये a और ऊपर दो जाएंगे तो a minus 2। सो दिस इंप्लाइज दैट जो इंडक्टेंस की जो डायमेंशंस हुई दैट इज m1 l2 t minus 2, दैट स्टैंड्स फॉर द एनर्जी, और a minus 2। यहाँ ही ध्यान रखना ये वाला l डायमेंशंस वाला है और ये इंडक्टेंस वाला है। तो इंडक्टेंस को अगर आप ऐसे लिख दो चाहे, ठीक है, तो इंडक्टेंस की हमारे पास डायमेंशंस हो गई, ठीक है। इसके बाद हम सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल का एक्सप्रेशन निकालते हैं। किसी कॉइल का इंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द कॉइल पे, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, और लेंथ के ऊपर, और नेचर ऑफ कोर मेटेरियल। सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड निकालते हैं। हमने ये मान लिया कि हमारे पास एक कोई लॉन्ग सोलेनोइड है, लेंथ कह दी हमने सपोज L, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये हमने इसका बोल दिया से A है, ठीक है, और एयर कोर है अभी, और मीडियम लेंगे तो हम परमिबिलिटी में उसे रिप्लेस कर देंगे उसकी, और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो n है, टोटल लेंथ बताई हमने L, सो दैट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n कैपिटल N बाय L क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक। और अगर ये कहें कि हम इसके अंदर जो करंट है वो पास हो रहा है, जो वो I अगर हम कह दें, तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रही होगी वो इस फील्ड जो इसका है उसके कारण से इस ए एरिया पे लिंक हो रही होगी, और कितने टर्न्स के लिए, फॉर n टर्न्स के लिए, ठीक, क्योंकि हर एक कॉइल का जो एरिया है a है और नंबर ऑफ टर्न्स कितने n। तो हम ये कहते हैं इसका जो फील्ड है वो कितना होगा, एज सोलेनोइड का फील्ड हमें पता था B इज इक्वल टू होता था म्यू नॉट n इंटू आई, जबकि n आपके पास क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये लिख दिया हमने म्यू नॉट स्मॉल n किसी के लिख दिया कैपिटल N डिवाइडेड बाय L और इंटू आई, ये B हो गया आपके पास, ठीक है, से आई लिख दिया सिंबल से, और इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स एसोसिएट जो करेगा सिंगल टर्न के लिए, सो फ्लक्स लिंक्ड विद सिंगल टर्न, n टर्न्स के लिए करेंगे तो n टाइम्स हो जाएगा, फाई हमारे पास जो होगा वो आपके पास होगा b इंटू ए, तो b तो होगा कितना, म्यू नॉट n बाई एल इंटू आई और इंटू ए, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सपोज मैंने इसको इस तरह के फाई से लिख दिया, स्मॉल फाई से। अब टोटल फ्लक्स क्या होगी, n टर्न्स का n मल्टीपल हो जाएगा, सो टोटल फ्लक्स लिंक, देन टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद n टर्न्स ऑफ कॉइल, विद n टर्न्स ऑफ कॉइल, वो आपके पास क्या होगी, वो फाई लिख दिया मैंने, दैट विल बी n टाइम्स ऑफ दिस स्मॉल फाई, ठीक है, स्मॉल फाई एक टर्न के कारण से थी, सो आपके पास कैपिटल जो फाई हुआ वो ये हो गया हमारे पास इज इक्वल टू n इंटू फाई की वैल्यू कितनी है, ये म्यू नॉट और n बाई एल इंटू आई इंटू ए और इंटू n फैक्टर, ये था n था, n को 5 से मल्टीप्लाई करते, 5 की वैल्यू ये लिख दिया हमारे पास कितनी थी, म्यू नॉट n बाई एल इंटू आई इंटू ए, म्यू नॉट n बाई एल इंटू आई इंटू ये वाली वैल्यू अंडरलाइन से मैंने कर दी, ठीक। और इसको i को अलग अलग लिख करके हम ऐसे लिख दें, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू n क्या होगा, n स्केयर
ए और डिवाइडेड बाय कितना एल और इनटू आई। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो हमने देखा कि 5 प्रोपोर्शनल होगी किसके आई के, और 5 प्रोपोर्शनल होता है आई के, तो उसके साथ जो कोएफिशिएंट लगा होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस होता है। सो दिस इंप्लाइज दैट एज आल्सो 5 इज इक्वल टू होता है कितना एल इनटू आई। सो कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग हमारे पास देखेंगे इधर 5 है, इधर आई के टर्म को छोड़कर जो होगा वो क्या बचा होगा एल। सो एल इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास म्यू नॉट स्क्वायर सॉरी म्यू नॉट और एन स्क्वायर, सॉरी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, इससे इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास पर जो इंडक्टेंस है तब है जब हमारे पास एयर कोर हो। इफ कोर इज ऑफ मीडियम ऑफ परमिएबिलिटी म्यू, म्यू कितना होता है म्यू नॉट इनटू म्यू आर। तो ये लिखा जा सकता है देन जो इंडक्टेंस होगी वो अलग होगी, एल डैश कितना होगी ये चेंज होगा केवल म्यू एन स्क्वायर और ए बाय कितना एल। वी कैन राइट इट एज ये म्यू को लिख दें हम कितना म्यू नॉट इनटू म्यू आर और कितना हुआ एन स्क्वायर ए और बाय एल। एल हम क्योंकि इंडक्टेंस कैपिटल एल से लिख रहे हैं तो जो लेंथ है वो हम स्मॉल एल से लिख लेते हैं, स्मॉल एल लिखें, कंफ्यूज ना हो, उससे कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए करना पड़ेगा ऐसा, स्मॉल एल से लिखें इसको क्योंकि सिंबल सेम हो गया ना इसलिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे स्मॉल एल से। तो ये हमारे पास एल डैश हुआ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इंडक्टेंस है वो म्यू टाइम्स आपके पास हो जाएगा। जैसे म्यू को रिप्लेस कर दिया किससे म्यू नॉट की जगह कितना आ गया म्यू आ गया, म्यू कितना म्यू नॉट इनटू म्यू आर, ठीक है। तो ये आपके पास आप नहीं कह सकते हो सेल्फ इंडक्टेंस होगा कॉइल का एक्सप्रेशन आ गया। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कॉइल की परमिएबिलिटी, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद हम कॉइल सीरीज इन और पैरेलल और डिस्कस करते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स की बात करते हैं हम। कॉइल का मतलब इंडक्टेंसेस की, जैसे इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस इस प्रॉपर्टी होती थी, उसके कंपैरेटिव हम जो एलिमेंट लेते थे वो रेजिस्टर कहलाता था। इस तरह से इंडक्टेंस प्रॉपर्टी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट दिया जाएगा वो इंडक्टर कहलाएगा। तो हम कॉइल इन सीरीज की बात कर रहे हैं। तो हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास कुछ कॉइल्स हैं और उनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है और जिनकी इंडक्टेंस की वैल्यू आपको नॉन है और वो आपके पास से L1, L2, L3 और से लास्ट वन इससे Ln। तो हमें पता है कि सीरीज के अंदर कॉइल के अंदर क्या होगा, करंट सेम होगा और जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो अलग होगी। तो अगर मैं नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड अगर ई लिख दूं तो वो हर एक एलिमेंट के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसका सुपरपोजिशन होगी। मींस E1 कहें इसके अक्रॉस कह दे E2, इसके अक्रॉस कह दे E3 और इसके अक्रॉस कह दे से EN, ठीक है। और करंट क्या रहेगा आपके पास सेम। तो हम ये लिख दें कि E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 लास्ट EN, ठीक है। तो रिलेशन यूज करते हैं एज E इज इक्वल टू हमारे पास होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, लेकिन मैग्नीट्यूड में लिखें तो डी आई बाई डी टी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो एक्सप्रेशन के सब के लिखे जा सकते हैं, तो करंट की स्ट्रेंथ सेम रहेगी। सो दिस इंप्लाइज दैट अगर हम ये कहें कि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो एक इक्विवेलेंट है किसके, एक सेल एक कॉइल जिसकी इंडक्टेंस LS है और उसके अक्रॉस भी ईएमएफ इंड्यूस्ड उतनी की उतनी हो जाती है जो इन कॉम्बिनेशन के अक्रॉस होती है जितना करंट ये ड्रा कर रहे थे आई। तो इसका मतलब ई जो लिखी जाएगी यहाँ पे
वो तो लिखी जाएगी LS और di/dt। ठीक, तो इनके अक्रॉस इंडिविजुअली लिख सकते हैं एज E इज इक्वल टू था LDI/dt। तो इसके अंदर हम यूज करते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट E की वैल्यू तो लिखी जाएगी LSDI/dt, ये होगा L1di/dt, E2 होगा L2di/dt प्लस L3di/dt एंड लास्ट वन इज Ln और di/dt दोनों तरफ से कट जाएगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा LS इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 मींस और रेजिस्टेंसेस का जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है ना वो बिल्कुल सेम, बस फर्क ये है कि इंडक्टेंस के अंदर रेजिस्टेंस भी होता है और इंडक्टेंस भी होती है इंडक्टर के केस में, लेकिन रेजिस्टेंस प्योर रेजिस्टेंस होता है, इसमें रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, इसलिए जो हम आइडियल रेजिस्टेंस जो यूज़ करते हैं हमारे पास जो हमारे रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर वो डबल कॉइल के यूज़ करते हैं, ताकि जो एक कॉइल का करंट है जो डबल कॉइल यूज़ करेंगे तो इस करंट की जो इंडक्टेंस है और वो दोनों फील्ड अपोजिशन में होगी तो कैंसिल कर जाएंगे, तो डबल कॉइल रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, डबल कॉइल रेजिस्टेंस, ताकि उनके अंदर इंडक्टेंस ना हो। ठीक, ऐसे ही अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल वाला रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट ध्यान रखना रेजिस्टेंस वाला का बिल्कुल सेम है। कॉइल्स इन पैरेलल की अगर बात करें, सेकंड है कॉइल्स इन पैरेलल, तो पैरेलल में आपको पता है कि क्या होता है, ईएमएफ सेम रहती है। सपोज ये हमारे पास कुछ कॉइल्स ले लें, ये L1, ये L2, ये सपोज L3 और ये सपोज Ln नाम दे दिया इसको मैंने। ठीक है, तो पैरेलल में करंट तो अलग अलग होंगे, इसके अंदर I1 होगा, इसके अंदर I2 होगा, L2 में ये L1 थी, ये L3 और ये Ln, लेकिन जो EMF क्या रहेगी वो सेम रहेगी सभी के अंदर। ठीक है, तो डिफरेंट क्या है, करंट, तो करंट निकालना पड़ेगा, तो I इज इक्वल टू होगा कितना आपके पास I1 प्लस I2 प्लस I3 और लास्ट कितना IN, और अगर इनमें dy/dt दोनों तरफ लगा दो तो दिस इंप्लाइज दैट dy/dt ऑफ I di/dt di1/dt प्लस di2/dt प्लस di3/dt लास्ट din/dt, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू निकाले तो कैसे कह रहे हैं हम, इन सब के जो पैरेलल इक्विवेलेंट है, ठीक है, डबल कॉइल रेजिस्टेंस का होता है, तो पैरेलल इक्विवेलेंट हम LP बोल देते हैं, तो बोल लिख देते हैं ऐसे, ताकि उसके अंदर उतना का उतना करंट जितना इन सब ने लिया था लेकर के EMF इंड्यूस्ड भी सेम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए लिखोगे E इज इक्वल टू LP और di/dt, तो di/dt की वैल्यू आपके पास आई E/LP, तो सभी के लिए अगर बात करेंगे तो di1/dt E/L1 E/L2 E/L3 आएंगे, सो दिस इंप्लाइज दैट di/dt इज इक्वल टू E/LP, ये होगा E/L1, ये जाएगा E/L2 E/L3, केवल हमने रिजल्ट याद रखना, कोई नहीं पूछ रहा है कि कैसे आए कैसे नहीं, E/Ln, और ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया 1/LP, मींस रेसिप्रोकल सम, जो पैरेलल में रेजिस्टेंस के लिए करते थे ना वो सेम होगा, ये L1 L2 L3 कैसे रेसिप्रोकल सम। ये फार्मूला में ध्यान रखना है किसके लिए, पैरेलल के और सीरीज के लिए। रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम है, इंडक्टेंसेस के सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटेंसेस के केस में उल्टा होता है हमारे पास। तो नेक्स्ट केस में म्यूचुअल इंडक्शन डिस्कस करेंगे।